हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 वीडियो सीरीज़ का पार्ट 7 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्यापार की किस तरीके से जो ट्रेड है वो 6th सेंचुरी BC के बाद से लैंड एंड रिवर रूट से स्टार्ट होता है। मतलब दो तरीके होते हैं ट्रेड को करने का, एक होता है आपका लैंड का एरिया और दूसरा होता है आपका रिवर का एरिया, यानी आपके सीज वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से अपना सेंट्रल एशिया में लैंड के थ्रू जो है वो ट्रेड किया करते थे, और फिर बाकी का जो एरिया जैसे चाइना वगैरह है ना, और जैसे आपका साउथ ईस्ट एरिया है वहाँ पे ये लोग क्या है सी के थ्रू ट्रेड किया करते थे। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये जो एरिया है हमारे इंडिया का है, तो अगर यहाँ से ये लोग जा रहे हैं ये आपका अरेबियन सी पड़ जाएगा, ये बे ऑफ बंगाल पड़ जाएगा। तो यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए ये रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन सी तक भी पहुँच जाते थे, और अपना ये सेंट्रल एशिया में जो है ये लैंड रूट से कवर करते थे। और यहाँ पे जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ ईस्ट एरिया जो है यहाँ पे ट्रेड करते थे, और यहीं से ये लोग अपना चाइना वगैरह में भी अपना ट्रेड किया करते थे। तो जैसा कि हमने देखा था कि इन्होंने अपनी कैपिटल्स बना रखी थी बीच बीच में। तो वो क्यों बना रखी थी कि अगर सपोज करो यहाँ से ट्रेड हो रहा है तो अगर वो जो किंग है, जो रूलर्स हैं, वो क्या करते थे बीच में टैक्स कलेक्ट करते थे, या फिर अगर उनको बोलते थे कि अगर आपको अपना सामान यहाँ से बिल्कुल सेफली पहुँचाना है तो आपको कुछ प्राइस जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो अपने जो ट्रेजर को इन्हेंस करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मर्चेंट्स के बारे में। तो मर्चेंट जो है वो किस तरीके से ट्रेड करते थे, या तो वो पैडलर्स वर्ग हों, या वो आपके जो मर्चेंट हैं वो कैरावन से ट्रेड कर रहे हों, है ना, या बुलक कार्ट में सामान रख के वो लेके जा रहे हों, या पैक ऑफ एनिमल्स के थ्रू जा रहे हों, या सी फेयरर्स के थ्रू जा रहे हों। तो ये इनके जरिए थे कि जो मर्चेंट हैं वो किस तरीके से ट्रेड करने में लगे हुए थे। मतलब किसी भी तरीके से उनको क्या है व्यापार जो है वो करना था। तो हर तरीके के वर्ग के जो लोग हैं वो व्यापार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपके मर्चेंट वर्ग हैं उनको किन किन नामों से पुकारा जाता था। जैसे आपका एक ये है मसत्तवन, है ना, मसत्तवन जो है ये तमिलनाडु में बोला जाता है। और जैसे सेठीज हैं, सत्तावहाज है ना, ये भी आपके क्या है मर्चेंट वर्ग ही होता है। सेठीज भी आज की डेट में आप पंजाब में देख सकते हो, कुछ लोग अपने नाम के पीछे टाइटल लगाते हैं सेठीज। तो सेठीज जो है इनके पूर्वज जो है वो किसी समय पे मर्चेंट वर्ग के रहे होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें ट्रेड की जाती थी। जैसे सॉल्ट है, ग्रेन है, क्लोथ्स है ना, मेटल्स और है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, स्टोन है, टिम्बर है, लकड़ी, मेडिकल प्लांट्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आयात निर्यात की जाती थी उस समय पे, और इनकी बहुत हाई डिमांड रहा करती थी, स्पेशली इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है थोड़ा सा रिसोर्सेज की भी कमी थी, और इस वजह से क्या है ये लोग हमारे इंडिया से भारी मात्रा में जो ट्रेड किया करते थे। ठीक है, तो ये जो कौन सा रूट अपनाते थे, ये अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी का। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा इंडिया का रूट है वो अरेबियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए, फिर आपका मेडिटेरियन सी में जाके, तो जो भी ये मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है इसके चारों तरफ जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ ये ट्रेड किया करते थे। आपका यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका आ जाएगा, है ना, यहाँ पे साउथर्न यूरोपियन पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा फैलाया इन लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉइन्स एंड किंग्स। अब जैसे ट्रेड हो रहा है तो पहले हम लोगों ने देखा था कि ट्रेड जो है ये बार्टर सिस्टम के थ्रू किया करते थे, लेकिन अभी बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी, क्योंकि पहले इतनी मात्रा में ट्रेड नहीं होता था, तो बार्टर सिस्टम से काम चल जाता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे अगर किसी व्यक्ति को जो उसके पास चावल है और दूसरे व्यक्ति के पास क्या है आलू है ना, तो वो एक्सचेंज कर लेगा उस चीज़ को, तो उसका काम चल जाएगा और इसका भी चल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती थी कि सपोज करो अगर किसी व्यक्ति के पास चावल है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को गेहूं चाहिए, पर इसके पास तो सिर्फ चावल ही है ना, तो यहाँ पे फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती थी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है बार्टर सिस्टम में देखने को मिलती थी। और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे कि उनके जो रेट थे वो नहीं पता लग पाते थे। अगर कोई व्यक्ति जो है आलू के बदले चावल ले रहा है तो आलू सस्ता है, चावल महंगा है, तो यहाँ पे क्या है उनको प्राइस का भी कुछ पता नहीं लगता था। ठीक है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स थी इसको हटाने के लिए यहाँ पे फिर कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे भारत के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉइनेज सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमारे भारत में जो हमें कॉइन्स देखने को मिले हैं वो 6th सेंचुरी BC के पास, जब ये ट्रेड स्टार्ट होता है तभी हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है कोई कॉपर का मेटल रहा होगा और उसके ऊपर क्या है इसको इन्होंने पंच करके कोई भी एक आकार दे दिया है। ठीक है, और ये कौन से मेटल्स पे इनको प्रेस किया जाता था, जैसे आपके क्या सिल्वर है ना, कॉपर है। तो ये जो मेटल्स है इन पे ये क्या करते थे अपने कोई भी जो साइन है उसको प्रेस कर देते थे टाइटली, और फिर एक ही साइड पे रहता था वो, पीछे वो प्लेन रहता था और सामने जो है वो अपने साइंस को मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा।
और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सकवेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो ये न्यूमिस्मैटिक होता है, न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, जो कॉइन्स की स्टडी की जाती है। यहाँ पे ये टर्म देखिए ये, ठीक है, स्टडी ऑफ द कॉइन्स। यहाँ पे क्या है, कॉइन्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाएंगे, उनकी जो स्टडी की जाती है, चाहे वो पेपर पे हो चाहे वो मेटल पे हो, तो उनकी स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले 6 सेंचुरी बीसी के आसपास जो है पंच मार्क के सिक्के आने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो है यही रूलिंग डायनेस्टीज वगैरह में फैलने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो मर्चेंट्स व्यापारी होते हैं, बैंकर्स, ये उस समय पे वैसे जैसे आज की डेट में बैंक्स होते हैं ना, ऐसे नहीं होते थे। जैसे साहूकार हैं, लाला वगैरह होते हैं, तो उनको बैंकर बोला जाता था, जो भी हिसाब किताब रखते हैं पैसों का, ठीक है। तो ये लोग जो है इनको यूज़ करते थे। और इंडो ग्रीक कौन है, जो भी आपके यूरोप के आसपास में रहने वाले लोग और जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं ना, उनको इंडो ग्रीक बोला जाता था। और कुछ अफगानिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है, इन लोगों को भी इंडो ग्रीक बोला जाता था। तो ये लोग जब हमारे भारत में आए तो इनके पास कैसे सिक्के जो इंट्रोड्यूस हुए, ऐसे सिक्के जिनके ऊपर क्या है, रूलर की पिक्चर बनी रहती थी, मतलब रूलर का जो मार्क है ना वो बना रहता था और दोनों तरफ से ये प्रिंटेड हुआ करते थे। तो पहली बार हमारे देश में इस तरीके के जो सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक ने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, जहाँ पे क्या है, रूलर का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, कुशानास। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि इनका सबसे फेमस जो किंग है वो कनिष्क थे। ये बाहर से माइग्रेट हुए थे, है ना, ये आपके सेंट्रल एशिया से आए थे और ये चाइना की तरफ जो एरिया है आपका, वहाँ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी माइग्रेट हुए थे भारत में, ठीक है। तो ये अपने साथ जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के लेकर आए थे, ठीक है। ये गोल्ड कॉइन्स लेकर आए थे और सबसे पहले हमारे भारत में इन्होंने ही गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, 1st सेंचुरी CE के समय पर, ठीक है। तो इनके जो गोल्ड कॉइन्स का जो वेट होता था ना वो 8 ग्राम के करीब होता था। और वही चीज़ यहाँ पे क्या है, रोमन एम्पायर में भी हमें देखने को मिले हैं गोल्ड कॉइन्स, है ना। पार्थियन रूलर्स हुआ करते थे ईरान में, उनके पास भी गोल्ड कॉइन्स देखने को मिले हैं। तो इन तीनों में क्या है, जैसे कुशानास है ना, रोमन वाले हैं और आपके पार्थियंस जो हैं, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इन लोगों के जो सिक्के हैं वो 8 ग्राम के ही मिले हैं। और इनके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो अपने अपने रूलर्स की पिक्चर्स वगैरह ये बनाते थे, जो भी उन लोगों के साइंस होते थे उनको ये प्रिंट करवाते थे। तो इससे ये पता लगता है कि जो आपके कुशानास है ना, ये क्या करते थे, पहले से ही ट्रेड में इन्वॉल्व थे रोमन एम्पायर के साथ और पार्थियंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं इसकी, देखते हैं। ये है आपकी कुशाना डायनेस्टी की पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये गोल्ड के सिक्के हैं पूरे और यहाँ पे रूलर बने हुए हैं, इनके राजा बने हुए हैं ना। बैक साइड में ये आपका घोड़े पे बैठे हुए राजा बने हुए हैं। तो इस तरीके से इनके कुछ साइंस भी बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये इनके प्योर गोल्ड के सिक्के हुआ करते थे उस समय पर, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या देखा कि गोल्ड कॉइन्स के जो सबसे पहले कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो आपकी कुशाना डायनेस्टी के द्वारा किए गए थे और ये पहले से ही ट्रेड करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में रोमन एम्पायर के सिक्के देखने को मिले हैं। साउथ इंडिया में क्यों मिला है, इसका एक कारण था कि जब हमारा जो ये, जैसे ये साउथ का एरिया है नीचे का हमारे इंडिया का, तो यहाँ पे क्या है, ये लोग आते थे इधर से, है ना। तो मालाबार कोस्ट जो है वो केरल में पड़ता है, तो यहाँ से ये लोग हमारे भारत के अंदर एंटर करते थे और फिर यहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह की जो चीज़ें हैं उसको एक्सचेंज करते थे। तो ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिली है, साउथ में मिली है, क्योंकि उनकी जो एंट्री हुआ करती थी वो मालाबार कोस्ट के थ्रू हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक ट्राइब बताई है जिसको बोलते हैं योद्धास, ठीक है। तो योद्धा जैसे हम फाइटर्स, वॉरियर ट्राइब थी ये, ठीक है। तो उसी के नाम से निकला है योद्धा वर्ड भी। तो योद्धा जो है ये एक ट्राइब हुआ करती थी, ये लोग भी अपने सिक्के चलाते थे। देखिए इस तरीके के सिक्के हैं इनके, है ना। तो ये क्या है, इन लोगों के भी यहाँ पे पंचिंग मार्क टाइप का है, इन्होंने भी कुछ ये साइन बना रखा है। ये गॉड का साइन बनवाते थे अपने कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये ट्राइब मोस्टली क्या है, पंजाब एंड हरियाणा में पाई जाती है। 1st सेंचुरी CE के आसपास जो है ये देखी गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी हमने, आगे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं गुप्ता रूलर के बारे में, है ना। सबसे स्पेक्टुलर यानी सबसे ज़्यादा जो विशेष, बहुत ज़्यादा शानदार जो गोल्ड के सिक्के हमें देखने को मिले हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के समय पे देखने को मिले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्स्ट गोल्ड के जो कॉइन्स हैं वो किसने इंट्रोड्यूस किए, वो आपके कुशाना रूलर्स ने किए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका सर्कुलेट हुए हैं सिक्के या बहुत ज़्यादा शानदार सिक्के जो हैं वो कौन से डायनेस्टी के समय पे इंट्रोड्यूस हुए थे, वो आपके गुप्ता रूलर्स के समय पे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इनके सिक्कों की प्योरिटी थी, मतलब गोल्ड के जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित इन्हीं के समय पे हुए हैं गोल्ड के कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि पर
धीरे धीरे क्या हुआ, 6th सेंचुरी सी के समय पे, अब देखिए 6th सेंचुरी BC के समय पे इंट्रोडक्शन शुरू हो गया था ना कॉइन्स का, लेकिन 6th सेंचुरी सी के समय पे हम क्या देखेंगे कि जो गोल्ड के कॉइन्स है ना वो टेपर ऑफ होना शुरू हो गए। टेपर ऑफ मतलब एक तरीके से इनकी जो मार्केटिंग है या धीरे धीरे वो कम होने लगे, वो खत्म होने लगे, है ना। तो ऐसा इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि डज दिस इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या ऐसे कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे क्या हमारे हिस्टोरियंस का मानना है कि जो रोमन एम्पायर है वो डिक्रीज होने लग गया था, है ना। तो उनके डिक्रीज होने की वजह से क्या है, जो हमारी ट्रेड है उसमें भी कमी आ गई, तो कमी आ गई तो फिर हमारे जो गोल्ड के सिक्के हैं वो कहाँ से आएंगे, तो इसीलिए क्या है उनमें कमी देखने को मिलती है। दूसरा हमारे हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि जो न्यू टाउन्स अमर्ज हुए थे ना, जो न्यू टाउन्स जो है ये आने लग गए थे। अभी जैसे सपोज करो कि कोई एक ही रोड है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक ही रोड है तो यहीं से आना जाना हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रैफिक हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी को क्या करेंगे, कई इसको मतलब चौड़ा देंगे या इसके कोई और रास्ते भी बना देंगे, तो वहाँ पे क्या ये ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ऐसी सेम है कि पहले क्या था कि एक ही रूट हुआ करता था, तो इसीलिए भीड़ भी बहुत रहती थी, है ना। जो भी रास्ते में पड़ते थे उनके साथ ये लोग अपनी ट्रेड किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि नए नए सिटीज़ जो है ये एमर्ज हो गए हैं, तो इन लोगों के जो रास्ते हैं वो वहाँ पे भी डाइवर्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण बताया जाता है। उसके बाद जो है हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं कि कॉइन्स जो है ये कंटिन्यू टू बी द मेंशन इन द इंस्क्रिप्शंस एंड द टेक्स्ट, तो इनके बारे में लगातार लिखा जा रहा था, इंस्क्रिप्शंस पे भी, है ना, टेक्स्ट पे भी, सब पे लिखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सिक्के हैं जो 6th सेंचुरी सी के बाद भी प्रचलित रहे, उनका जो सर्कुलेशन है वो बंद नहीं हुआ, वो मतलब होर्डेड में बंद नहीं हुए। जैसे क्या होता था कि अगर कोई चीज़ की कमी हो रही है तो लोग पहले क्या करते थे, होर्डेड में रख लेते थे, मतलब उसको छुपा के रख लेते थे, कहीं गाड़ देते थे, क्योंकि वो चीज़ क्या हो रही है, कम हो गई है, तो इसीलिए अपनी जो प्रीशियस चीज़ें हुआ करती थी उनको गाड़ देते थे, जैसे सोना वगैरह। लेकिन उस यहाँ पे देखा गया है कि कुछ मर्चेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने मतलब गोल्ड के सिक्के जो है उनको सर्कुलेशन में ही रखा था, ठीक है, उन्होंने होल्ड नहीं किया। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी के जो कॉइन्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कोई राजा का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे कोई रानी है, तो ये क्या है, इसका फ्रंट एंड बैक ये दोनों साइड का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि द मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला, ठीक है। मालाबार कोस्ट जो है ये कहाँ पे पड़ता है, केरला में पड़ता है आज की डेट में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोमन एम्पायर का आना होता था हमारे भारत के अंदर, है ना, जितने भी मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज आए हैं उन्होंने जो एंट्री की है ना वो साउथ से ही की है। जैसे आपके अगर पोर्टुगीज़ देखें या डच देखें या आपके ब्रिटिशर्स देखें, तो जो ये सारे के सारे हमारे देश में ट्रेड के माध्यम से आए थे, तो वो सारे के सारे लोगों की एंट्री जो है वो साउथ से हुई है। तो बल्क ऑफ पेपर क्या है, ये आपकी काली मिर्ची के बारे में बता रहा है ना। तो काली मिर्ची जो है ये सबसे ज़्यादा यूरोपियंस हमसे लेते थे, यानी हमसे जो है वो इंपोर्ट करते थे। और सिनामेन है ना, सिनामेन दालचीनी को बोलते हैं। तो जितने भी हमारे स्पाइसीज हैं, जितने भी हमारे मसाले हैं, ये इंडिया से ही जाते थे उनके कंट्रीज़ में। क्यों, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डिमांड थी ब्लैक पेपर की, सिनामेन की। ये भी हो सकता है कि ब्लैक पेपर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, दूसरा वो हेल्दी भी होता है। तो इसलिए क्या है, जैसे मीट है ना, पेरिशेबल फूड्स होते हैं, तो उनके ऊपर अगर आप लगा लोगे तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं थोड़े वो। तो इसलिए क्या है, ब्लैक पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे भी बोला जाता है कि मतलब हमारे इंडियंस ने एक नाम दे दिया था ब्लैक पेपर को, यवना प्रिया। यवना प्रिया का मतलब क्या होता है, यवन के जो लोग हैं, यवन कौन है, जो आपके ग्रीक पीपल है, जो यूरोपियन है, जो आपके रोमन एम्पायर के जो एरिया के आसपास जो भी आपके कंट्रीज पड़ते थे ना, उन सबको क्या बोला जाता था, यवन बोला जाता था। तो जो लोग वहाँ से आते थे तो उनको यवन नाम से डिनोट करते थे। अब उनको क्या चीज़ प्रिय है ना, क्या चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो है आपकी काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर। तो और भी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी भारत से, जैसे पर्ल्स है, आइवरी है, सिल्क है, क्लॉथ है, डायमंड है, शेपायर्स है, ये इनको जेमस्टोन बोलते हैं, है ना, टॉर्टॉइस शेल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये एविडेंसेस बताते हैं कि हमें कुछ एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिली है, जो कि कहाँ पे है, कोडुमनाल में है। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में है। तो इससे पता लगता है कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो कोस्टल पोर्ट्स के पास जो है इसको पहुँचाया करते थे, और फिर वहाँ से जो सामान है वो रोमन एम्पायर या रोमन एरिया में जाया करता था, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये अशोका के द्वारा लिखाई गई है। और ये आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि ये एक स्टोन पे लिखवाई गई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। क्योंकि जो अशोका थे वो ब्राह्मी, खरोष्टी, इस तरीके के स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते थे टू स्प्रेड द बुद्धिज्म, टू स्प्रेड द धम्मा, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा टॉपिक बनता है बैक टू द बेसिस। तो यहाँ पे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से इसको इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर्ड करने में लगे हुए हैं, तो वही बता रहे हैं ये कि सबसे पहले जो है ये आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड किया गया था। ब्राह्मी एंड आपकी खरोष्टी जो है तो ये हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। तो यहाँ पे 18वीं सेंचुरी के आसपास जो है इसको डिसाइफर किया गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट के वर्ड्स हैं, ठीक है। ये टी टाइप है, डी है, सी है, इस टाइप का दिख रहा है हमको। लेकिन यही चीज़ जो है ये कन्वर्ट होते होते देवनागरी स्क्रिप्ट में हो जाती है। देवनागरी क्या है, ये हमारी हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है। तो जैसे हमारे क ख ग ये होते हैं ना, तो किस तरीके से जो ये वर्ड्स हैं ये धीरे धीरे जो है ये शेप ले लेते हैं, है ना। जो डी है ये आपका च में बदल जाता है, जो सी सा है आपका ये ढ में बदल जाता है, जो द है इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसी जो ये बताया गया है कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसको किस तरीके से देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और देवनागरी में जैसे आपकी हिंदी आ रही है, मराठी आ रही है ना, बंगाली आ रही है, तो ये सारी जो भाषाएं हैं ये आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में आती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे संस्कृत भी आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही आती है। तो इसमें बताया गया है कि संस्कृत में जब लिखना शुरू किया गया था ना, उससे भी पहले जो सारे इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, क्योंकि प्राकृत भाषा एक लोकल भाषा हुआ करती थी और ये इजी टू रीड होती थी, सब लोगों को पढ़ने का अधिकार था। लेकिन संस्कृत को जो है वो सब लोग नहीं पढ़ सकते थे, इसकी कुछ पाबंदियां थी कि आपको इसमें जो आपके नीचे जात के जो लोग हैं या नीचे वर्ग के जो लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं। तो इसमें कुछ पाबंदियां थी, इसीलिए क्या है इसको इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया गया। लेकिन प्राकृत भाषा को सब पढ़ सकते थे और सबके लिए अलॉटमेंट था, ठीक है। तो इसीलिए क्या है हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत से भी ज़्यादा जो पुराने समय के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत भाषा में देखने को मिले हैं। और ये जो जेम्स प्रिंसेप है इन्होंने फाइंड आउट कर दिया है 1838 में कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसने कितनी नई भाषाओं को और जन्म दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर देख लेते हैं जेम्स प्रिंसेप की। ये है जेम्स प्रिंसेप। तो इन्होंने ही क्या है अशोका को पियदसी भी बोला था, तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।